तो बेसिकली आज देखते हैं हम कि डेटा की बेसिस पर किस तरीके से फैमिली प्लानिंग या सेफ पीरियड होगा। तो मैंने कहा कि सेफ पीरियड मेथड that is safe period method for family planning. That is safe period method for family planning. तो यहां पर अगर देखा जाए तो दिस इज द ये पोर्शन है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइपोथैलेमस. दिस इज हाइपोथैलेमस. और इसकी बात करें तो दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. दिस इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है ये. तो दिस इज द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. और अगर याद हो तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते थे, एक था एफएसएच और एक था एलएच. यहां तक कुछ बातें समझ में आ रही हैं? नहीं आ रही हैं? यस सर. ठीक है. तो यहां पर अब हम देखते हैं बेसिकली कि ओवरी के अंदर क्या चेंजेस आ रही है. तो बेसिकली दैट इज चेंजेस इन ओवरी, कि ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहा है. तो यहां पर अगर देखा जाए तो ये मैंने कुछ फॉलिकल्स दिखाए हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमोडियल फॉलिकल्स. क्या कहलाएंगे? दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमोडियल फॉलिकल्स. प्राइमोडियल फॉलिकल्स से बाद में अगर आप देखें तो इससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुए हैं दैट इज अ प्राइमरी फॉलिकल बना है. ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल. इस तरह अगर देखा जाए तो ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल. तो दीज आर द प्राइमरी फॉलिकल्स. क्लियर? इसके बाद अगर देखा जाए तो इससे फॉर्म हुआ, यानी अगर आप देखें तो यही इससे फॉर्म हुआ दैट इज अ सेकेंडरी फॉलिकल. तो अगर देखा जाए तो दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल है. ये सेकेंडरी फॉलिकल की अगर बात की जाए तो यानी याद होगा कि अब आएगा टर्शरी फॉलिकल. और टर्शरी फॉलिकल की जो पहचान थी उसमें यह था कि इसके अंदर एक एंट्रम मौजूद था. तो देख लीजिए कि ये रहा एंट्रम. तो ये बन गया आपका टर्शरी फॉलिकल. दैट इज अ टर्शरी फॉलिकल. टर्शरी फॉलिकल के बाद अगर देखा जाए दैट इज अ टर्शरी फॉलिकल. इसके बाद अगर देखा जाए तो ये बन गया आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. तो दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल.
तो दिस इज द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के बाद अगर देखा जाए तो यहां से ये ओवा यहां से रिलीज हो रहा है, ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हुआ, इस तरीके से ये ओवा यहां से रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप यहां पर देख रहे हैं तो यहां पर ओव्यूलेशन हो रहा है, तो यहां पर ओव्यूलेशन हो रहा है, और ओव्यूलेशन होने के बाद अब अंदर जो जगह बची है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया है। याद है इस स्ट्रक्चर को क्या कहते थे हम लोग? हाँ जी सर कॉर्पस ल्यूटियम। दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम बनने से पहले अगर याद हो सर तो कॉर्पस एक बनता हेमोरैजिकम। था दैट इज अ हेमोरेजिक। तो एक बनता था दैट इज अ कॉर्पस हेमोरेजिकस। ठीक है, इसके बाद ये बन जाता था दैट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम। दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात देखा जाए तो क्या बनता था, जल्दी बताइए। सर कॉर्पस एल्बिकन्स। तो दिस इज द कॉर्पस एल्बिकन। यहां तक क्लियर है बात? अब अगर देखा जाए तो ये इस प्राइमोडियल फॉलिकल पर यहां पर काम कर रहा था एफएसएच, याद है? ये अगर देखा जाए तो दिस इज द फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज है ये? दैट इज द फॉलिकुलर फेज है। ये एफएसएच यहां प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर काम कर रहा है, एफएसएच सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर दैट इज टर्शरी फॉलिकल पर भी दैट इज एफएसएच काम कर रहा था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यहां पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के ऊपर एलएच काम कर रहा है, और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ये एफएसएच भी काम कर रहा है इस पर, दैट इज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल पर, दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये ओव्यूलेशन को जो कॉज करा रहा है वो कॉज करा रहा है एलएच, दिखाई दे रहा है, दिस इज एलएच कॉज करा रहा है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर भी कौन काम कर रहा है? दैट इज एन एलएच काम कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर भी। तो ये रहा कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर एलएच काम कर रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अब जरा ये बताइए कि ये कौन सा फॉलिकल था? ये वाला, ये फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल था, टर्शरी फॉलिकल था, ग्राफियन फॉलिकल था। ये सब मिलकर किसको रिलीज कर रहे थे? तो दैट इज एन ईस्ट्रोजन को। किसको रिलीज करा रहे थे ये? तो दैट इज एन ईस्ट्रोजन को रिलीज करा रहे थे। क्लियर है यहां तक बात? और अगर यहां पर अगर देखा जाए तो ये ये रिलीज करा रहे थे प्रोजेस्टेरॉन को, दैट इज प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा था एंड ईस्ट्रोजन भी, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा था यहां पर। इसके बाद अगर देखा जाए यहां पर तो ये है बेसिकली यूट्रस के अंदर चेंजेस। तो यहां पर मैंने कह दिया कि दैट इज यूट्राइन वॉल चेंजेस। ये किसके ऊपर चेंजेस आ रहा है? दैट इज अ यूट्राइन वॉल पर या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में।
अब अगर यहां पर देखते हैं आप, अगर यहां पर आप देखें तो दिस इज द मेंसेस, तो फिलहाल अगर आप यहां पर देखें तो ये जो स्टेज है, दिस इज द प्रोलिफेरेटिव फेज, दैट इज अ प्रोलिफेरेटिव फेज है ये। और प्रोलिफेरेटिव फेज में आपको पता है कि किस तरीके से यूट्रस वॉल तेजी से बनती चली जा रही थी। तो इस जगह पर अगर आप देखें तो कैसे एस्ट्रोजन वर्क कर रहा है और इसको इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये प्रोजेस्ट्रॉन भी इसको बढ़ाना स्टार्ट करा रहा था। ठीक है, और यहां पर आने के बाद यानी अगर देखा जाए तो यहां पर दैट इज अ सिक्रेटरी फेज आया, दैट इज अ सिक्रेटरी फेज आया। हालांकि जब यूट्रस की पूरी तरीके से दीवारें फॉर्म हो गई तो यहां पर आया सिक्रेटरी फेज। लेकिन सिक्रेटरी फेज के बाद जब कोई स्पर्म नहीं मिला और फर्टिलाइजेशन यहां पे नहीं हुआ तो इसका मतलब यहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गया, फिर से मेंसेस स्टार्ट हो गया ये वाला। तो ये कुछ डायग्राम समझ में आया है नहीं आया है, जल्दी बता दीजिए। यस सर। हाँ जी, ये पूरा डायग्राम कंप्लीट हो गया। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो मैंने कहा कि कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं, दैट इज आर डिसऑर्डर्स। तो डिसऑर्डर में अगर पहली बात करें तो दैट इज एन एमिनोरिया। दैट इज एन एमिनोरिया। तो इसका मतलब है दैट इज एन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना, दैट इज कॉल्ड एज एमिनोरिया। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ प्रिकोशियस, दैट इज प्रिकोशियस प्यूबर्टी। तो दैट इज प्रिकोशियस प्यूबर्टी की अगर बात करें तो मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल starts before 8 years। 8 ईयर से पहले ही अगर स्टार्ट हो जाती है तो इसको हम कहते हैं प्रिकोशियस प्यूबर्टी। एमिनोरिया का मतलब क्या है? हाँ जी,
प्रेगनेंसी कैन बी चेक्ड बाय, तो प्रेगनेंसी किससे चेक्ड होगी? बाय एससीजी हार्मोन। किस हार्मोन से चेक होगी प्रेगनेंसी? और दैट इज एन एससीजी हार्मोन इन यूरिन। नेक्स्ट आई है दैट इज द डिस्मेनोरिया। दैट इज द डिस्मेनोरिया। तो इसका मतलब हुआ दैट इज अ पेनफुल menstruation, or that is a painful menstruation. मेनोरेगिया, तो मेनोरेगिया का मतलब है दैट इज अ ब्लड लॉस more than 100 ml in menstrual flow। ठीक है। नॉर्मली द कंटेंट is 40 to 80 ml, 80 ml blood। नेक्स्ट आ जाइए 6 पर। तो नेक्स्ट है दैट इज अ पॉलीमेनोरिया। तो मैंने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल रिड्यूस्ड हो जाएगी फ्रॉम द 28 डेज। तो यानी अगर आप देखें तो 28 डेज से कम हो जाएगी। ठीक है। अगर 28 डेज से शॉर्ट हो जाए साइकिल तो ये कहलाएगी पॉलीमेनोरिया। यहां तक बातें कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ जाऊं? जल्दी सर बताइए। Yes, हाँ sir. जी। एचसीजी हार्मोन कौन सी है? एससीजी का मतलब है ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो दैट इज अ ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन का प्रेजेंस यूरिन के अंदर आ जाना दैट इज कॉल्ड एज कि ये फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी को चेक करने का जो तरीका है वो ये एससीजी है। एससीजी हार्मोन को चेक किया जाता है, समझ रहे हैं? तो यही बेसिकली कंफर्मेशन देगा कि वेदर फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट। नेक्स्ट आइए दैट इज द टाइप्स ऑफ एग पर। दैट इज टाइप्स ऑफ एग्स पर आ जाइए। तो बेसिकली सबसे पहला टाइप है दैट इज बेस्ड ऑन यॉक, बेस्ड ऑन यॉक अमाउंट। तो यॉक अमाउंट की बेसिस पर किस तरीके का एग है उसकी बात करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहला मैंने कहा कि दैट इज एन एल एसिथल। ठीक है। एल एसिथल एग कौन सा होगा? तो मैंने कहा कि एल एसिथल में yolk is absent or yolk is of negligible और absent। तो yolk जो है एल एसिथल के केस में क्या होगा कि हो सकता है नेग्लिजिबल हो सकता है एब्सेंट हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर मैंने बात किया दैट इज ह्यूमन एग की। तो ह्यूमन एग के अंदर अगर योग देखेंगे तो योग जो है नियरली एब्सेंट है या नेग्लिजिबल अमाउंट में। दूसरे वाले की अगर बात की जाए तो दैट इज माइक्रोलासिथल।
और इसी का दूसरा नाम है दैट इज एन ओलिगोलैसिथल। दैट इज एन ओलिगोलैसिथल। तो यहां पर मैंने कहा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ yolk is present in egg। यानी बहुत कम अमाउंट में योक प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल है दैट इज एग ऑफ एम्फिऑक्सिस, दैट इज एम्फिऑक्सिस। इसी तरीके से सी अर्चिन। नेक्स्ट आइए, दैट इज अ मीजोलैसिथल, दैट इज अ मीजोलैसिथल एग। तो मीजोलैसिथल में क्या होगा? तो यहां पर मैंने कहा कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है इसमें? मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट है। समझ गए? ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज एग ऑफ एम्फीबियंस, दैट इज एग ऑफ एम्फीबियंस है। पेट्रोमाइजोन है, कभी नाम सुना है पेट्रोमाइजोन का? यस सर। पेट्रोमाइजोन का दूसरा नाम क्या है? सर लैम्प्रे। दैट इज अ लैम्प्रे। आ जाइए लंगफिश पर। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज पॉलीलेसिथल। पॉलीलेसिथल कह लें या मैक्रोलेसिथल कह लें। मैक्रोलेसिथल कह लें या फिर मेगालेसिथल कह लें। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि लार्ज अमाउंट ऑफ योक इज प्रेजेंट। तो यानी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ योक प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहां पर इंसेक्ट्स एग, इसी तरीके से बर्ड्स के एग में देख लीजिए, इसी तरीके से रेप्टाइल्स में देख लीजिए। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मैंने कहा कि दैट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक इन एग। तो इसमें सबसे पहला देखा जाए तो दैट इज आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल है। तो मैंने कहा कि when yolk is distributed equally और सेम इन एग, जब एग के अंदर योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ गए? तो इसका एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज अ माइक्रोलेसिथल, दूसरा है एलेसिथल एग। दैट इज दूसरा आ जाइए तो दैट इज अ टीलोलेसिथल,
टीलोलैसिथल एग की बात कर लें तो मैंने कहा कि yolk is present at one side of egg. So that is a mesolacetal. So that is mesolacetal egg of amphibians. यहां तक कंप्लीट हुआ? Yes, sir. तो नेक्स्ट आइए, इसी का सब टाइप है बेसिकली, तो इसको मैंने लिख दिया 2A. तो दैट इज अ डिस्कॉइडल एग. डिस्कॉइडल एग में अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि व्हेन yolk is in large quantity, यानी योग जो है वो लार्ज क्वांटिटी में एंड concentrated at one part of the egg. One part of the egg. तो यहां पर मैंने लिखा है कि only a disc of cytoplasm, only a disc of cytoplasm called germinal disc, remains in the egg. तो यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज एक्स ऑफ रेप्टाइल्स हैं. इसी तरह बर्ड्स के एग में अगर यहां पर देखा जाए तो दिस इज अ 2B. दिस इज द सेंट्रोलैसिथल. और जैसा कि यहां पर आपको पता है कि डिस्कॉइडल एग के अंदर एक तरफ योग जाके इकट्ठा हो गया था वन साइड में, लेकिन सेंट्रोलैसिथल एग के अंदर अगर आप देखेंगे तो योग जो है वो ज्यादातर जो है सेंट्रल पार्ट पर मौजूद होगा. तो मैंने कहा कि मेगालैसिथल eggs where the enormous amount of yolk is located in the center. एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने कहा कि दैट इज एन इंसेक्ट्स एग की बात हो रही है. कंप्लीट हुआ? नेक्स्ट आइए, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एग based on शेल. तो शेल की बेसिस पर ये 2 टाइप्स के होंगे एग्स. इसमें अगर एक देखा जाए तो पहला कहलाता है क्लियोडिक एग. दैट इज क्लियोडिक एग की अगर बात करें तो मैंने कहा कि एग surrounded
बाय अ हार्ड शेल, यानी एग जो है वो किससे सराउंडेड है? बाय हार्ड शेल known as that is क्लियोडिक एग। तो जो एग बेसिकली हार्ड शेल से बने होते हैं, दैट इज हार्ड शेल का मतलब है कि कैल्शियम कार्बोनेट के जो शेल बने हुए हैं, तो ये एग कहलाते हैं, क्लियोडिक एग्स कहलाते हैं। यहां तक समझ गए बात या नहीं? Yes, sir. They are present in terrestrial animals, which lay eggs on land. एग्जाम्पल की बात करें तो रेप्टाइल्स है, इसी तरह बर्ड्स है, इसी तरह टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं। यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बना के लिखा है। मैंने कहा कि रेप्टाइल्स eggs are लेदरी। तो रेप्टाइल्स के एग कैसे होंगे? दैट इज लेदरी एग्स होंगे। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज नॉन क्लियोडिक एग। तो मैंने कहा कि eggs which do not have hard shell, जिनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होगा, are called नॉन क्लियोडिक एग। तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन क्लियोडिक एग। एग्जाम्पल की बात कर लें तो मैंने कहा कि ऑल विविपेरस एनिमल्स, all oviparous animal, oviparous animals which lay eggs in water, which lay eggs in water। तो ये है बेसिकली एम्फीबियंस के अंदर। यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? कंप्लीट हुआ? Yes, sir. सभी का हो गया, रह गया? हो गया सर। ओके, चलिए। तो नेक्स्ट आइएगा, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ oocyte। दैट इज एन स्ट्रक्चर ऑफ oocyte। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं,
हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ oocyte मैंने पहले ही पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ और चीजें मैं जोड़ रहा हूं, तो जरा उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ एग, जो एग का न्यूक्लियस है, is also called as जर्मिनल वासिकल। इसका एक और भी नाम है, दैट इज अ जर्मिनल वासिकल्स। ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा कि जो oocyte है वो कुछ मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहती है, दे आर नोन एज एग मेम्ब्रेन्स। तो मैंने कहा कि oocyte is surrounded by membranes known as egg membranes। तो इनको हम क्या देते हैं, दैट इज नोन एज एग मेम्ब्रेन्स। तो मैंने कहा कि दैट इज अ oocyte या ओवम along with egg membrane is termed as egg। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि एग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। तो अगर आप देखें तो यहां पर ओवम आ जाएगा, विद एग मेम्ब्रेन्स आ जाएंगी, एग की मेम्ब्रेन्स भी आ जाएंगी, और ये दोनों चीजें जब मिल जाएंगी तो ये कहलाएगा दैट इज एन एग। तो अगर देखा जाए तो एग जो है वो बराबर होता है, इज इक्वल टू दैट इज एन ओवम। ओवम का ही दूसरा नाम था दैट इज एन oocyte प्लस एग मेम्ब्रेन्स। That is majority of eggs are oval। यानी ज्यादातर एग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ओवल। बट द इंसेक्ट्स एग are long and cylindrical। तो जो इंसेक्ट का एग होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग होगा और सिलेंड्रिकल होगा। ठीक है। फिर मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट एग की बात कर लें तो स्मॉलेस्ट एग जो है उसका साइज होगा दैट इज 5 माइक्रोन का इन पॉलीचीथी। और लार्जेस्ट एग आपको पता ही है, दैट इज लार्जेस्ट एग किसका होता था, दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग, दैट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एग मेम्ब्रेन्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 टाइप्स की होंगी मेम्ब्रेन्स। पहली होगी दैट इज अ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। दिस इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन की बात करें तो मैंने कहा कि इट इज released by
oocyte, इसको कौन रिलीज कर रहा है? oocyte by itself, तो इसको oocyte रिलीज कर रहा है अपने आप से। तो इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो दैट इज अ विटिलाइन मेम्ब्रेन। तो दिस इज द विटिलाइन मेम्ब्रेन, zona pellucida, तो नेक्स्ट आइए दैट इज सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पर। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन पर अगर बात करें तो मैंने कहा कि इट इज रिलीज्ड बाय प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, is released by primary egg membrane। तो इसको रिलीज किससे हो रहा है? दैट इज प्राइमरी एग मेम्ब्रेन से रिलीज हो रहा है। एंड secreted by ovary, तो इसको सिक्रेट कौन कर रहा है सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को? दैट इज ओवरी। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो दिस इज अ कोरोना रेडिएटा, दैट इज कोरोना रेडिएटा, दिस इज कोरियन। नेक्स्ट आइए दैट इज अ टर्शरी एग मेम्ब्रेन पर, दैट इज टर्शरी एग मेम्ब्रेन। मैंने कहा कि प्रेजेंट आउटसाइड the primary egg membrane, which is released by uterus और ओविडक्ट। तो इसको रिलीज कौन कर रहा है? यूट्रस या ओविडक्ट। तो एग्जाम्पल की बात करें तो दिस इज अ जेलीकोट, शेल मेम्ब्रेन, अब आती है बात कि फंक्शन क्या है इन एग मेम्ब्रेन्स का। तो दैट इज अ फंक्शंस ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो इन एग मेम्ब्रेन के अगर फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन का। दूसरा फंक्शन अगर देखा जाए तो दूसरा फंक्शन है टू चेक पॉलीस्पर्मी, टू चेक पॉलीस्पर्मी। हाँ जी, टू प्रोवाइड buoyancy to the amphibian egg in water। ये फंक्शन है बेसिकली इस एग मेम्ब्रेन का। तो नेक्स्ट आ जाइए दैट इज एग ऑफ मैमल्स पर।
सर जी पॉलीस्पर्मी का मतलब यही तो होगा ना, एक से ज्यादा स्पर्म ना अंदर चला जाए। जी जी बिल्कुल सही बात है कि एक से ज्यादा स्पर्म अंदर ना चला जाए, तो सिर्फ एक ही स्पर्म की एंट्री होगी, अदरवाइज बाकी स्पर्म अंदर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए, दैट इज द एग ऑफ मैमल्स की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इसकी बात करें तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ योक होगा। तो इसके अंदर बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ योक होगा, और जिसमें लेस अमाउंट ऑफ योक होता था वो क्या कहलाता था? हाँ जी, माइक्रोलेस्थल। दैट इज ओलिगोलैसिथल और माइक्रोलैसिथल। लैसिथल का मतलब होता है बेसिकली योक के, लैसिथल का मतलब होता है योक के। ठीक है, तो मैंने कहा कि एग हैव 2 मेम्ब्रेन्स। तो एग के अंदर कितनी मेम्ब्रेन्स होंगी? एग हैव 2 मेम्ब्रेन्स। तो एक देखा जाए तो दैट इज ज़ोना पेलुसिडा है, दैट इज ज़ोना पेलुसिडा है। और इसकी बात करें तो ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी, दैट इज ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होगी ये। which cover the primary membrane released by ovum और oocyte। ठीक है, ज़ोना पेलुसिडा तो आपने देखा ही था ना, या नहीं याद है? हाँ जी, याद है सर। ओके, नेक्स्ट आई है दैट इज अ कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा की बात करें तो दिस लेयर हैव फॉलिकुलर सेल्स। इसके अंदर कैसे सेल्स होंगे? हाँ जी, फॉलिकुलर सेल्स होंगे, एंड दीज cells are attached to the surface of egg। that is to the surface of egg। ठीक है, through hyaluronic acid। hyaluronic acid मैमल्स के एग का साइज क्या होगा तकरीबन? अप्रोक्सीमेटली 0.1 mm इन साइज होगा। ये साइज होगा मैमिलियन एग का। यहां तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का? हाँ जी, यस सर। ओके, एक काम ये है कि इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा फर्टिलाइजेशन को, लेकिन फर्टिलाइजेशन मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, समझ गए? असल में आज कुछ लोग कम भी हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन जो है मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा।